पिछले साल एनडीए नेट में पूछे गए प्रश्न। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लें ताकि हम शुरू कर सकें। आज का विषय बड़ा ही रोचक होने वाला है। हाँ वीरेंद्र, तो पहला काम मैं ही करूंगा। इस क्लास के बाद मैं ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है? शुरू करें। कोई भी रिसर्च है, शोध, रिसर्च की शुरुआत ही होती है किसी न किसी प्रकार के कल्पना से। दो शब्द है हमारे पास, कल्पना और परिकल्पना। इन दोनों में अंतर है। कल्पना अनायास होती है और निरुद्देश्य होती है। परिकल्पना सायास होती है और उद्देश्यपूर्ण होती है। तो परिकल्पना को हम कहते हैं हाइपोथेसिस, कल्पना को कहते हैं असम्पशन। कोई भी शोध आप तभी शुरू करेंगे जब किसी चीज को सिद्ध करना चाहेंगे। राइट ब्रदर्स ने शोध करना शुरू किया क्योंकि वो सिद्ध करना चाहते थे कि हवाई जहाज हवा में उड़ेगा, और आज हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है। तो ये जो निष्कर्ष के बारे में पहले से सोच लेना और उसी रास्ते पर रिसर्च करना, इसे कहते हैं परिकल्पना। तो इस तरह से हाइपोथेसिस इज द इनिशियल पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो जब हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशन, एजम्पशन वो हाइपोथेसिस है या वो थ्योरी है जिसे अभी प्रूव किया जाना है। जब हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा थ्योरी। तो विज्ञान हाइपोथेसिस से शुरू होकर के थ्योरी तक जाने वाली यात्रा है। इसको हम पूर्व धारणा भी कह सकते हैं, पूर्व योजना भी कह सकते हैं। तो पहले एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं और इसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। हर रिसर्च में ये होता है। तो दो प्रकार की परिकल्पनाएं होती हैं, साधारण परिकल्पना और जटिल परिकल्पना। साधारण परिकल्पना वो परिकल्पना है जिसमें एक ही चर होता है, वेरिएबल। जटिल परिकल्पना वो होती है जिनमें एक से अधिक चर होता है। अब प्रश्न है, ये चर या वेरिएबल क्या है, कितने प्रकार के हैं, चर किसे कहते हैं? ये मैंने कुछ दिन पहले बताया था, फिर बताता हूं। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। चर की सामान्य परिभाषा ये है कि इसकी गणना की जा सकती है, गणना के योग्य वस्तु को कहते हैं चर। और इसका संबंध है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। यानी कोई भी रिसर्च बिना चर के नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर हम वॉक करते हैं, रेगुलर हम वॉक करते हैं, तो हमारा वेट रिड्यूस होता है। यहाँ पे दो चर हैं, एक वॉक है और दूसरा वेट। वॉक करने से हमारा वेट रिड्यूस होता है। वॉकिंग को भी गणना किया जा सकता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। वेट की भी गणना की जा सकती है, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम। इसकी भी गणना की जा सकती है कि हम कितनी वॉक करेंगे तो हमारा वजन कितना कम होगा। यानी शहर और वजन, इन दोनों के बीच संबंध है।
वॉक है कॉज, कारण, वेट कम होना है इफेक्ट, इफेक्ट यानी परिणाम। इन दोनों को हम नाप सकते हैं। तो एक पे काम करेंगे, अगर ज्यादा वॉक करेंगे तो वेट ज्यादा कम होगा, कम वॉक करेंगे तो वेट कम होगा, यानी एक दूसरे परस्पर ये वैरी करते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं वेरिएबल, वैरी करने योग्य, एक दूसरे से संबंधित। वैरी करना नहीं, बदलता, एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा। हाँ, एक दूसरे के साथ तभी तो बदलेंगे। अब दो तरह के वेरिएबल होते हैं, चरों के प्रकार, तीन तरह के होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन्हें कहा जा सकता है स्वतंत्र चर। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, इन्हें कहते हैं निर्भर चर। तीसरा है इंटरवीनिंग वेरिएबल, इन्हें कहते हैं हस्तक्षेपी चर। ये तीन प्रकार के वेरिएबल हैं जो रिसर्च में हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये दो, वॉक एंड वेट। वॉक कर रहे हैं तो वेट कम हो रहा है। वॉक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस चर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वेट है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिसका जिस पर प्रभाव हो रहा है। वॉक पर हम काम कर रहे हैं और वेट पर प्रभाव हो रहा है। टहलने पर हम काम कर रहे हैं और वजन पर प्रभाव हो रहा है। पंखा चलाना हो तो स्विच दबाते हैं और पंखा चलता है, स्विच पर हम काम करते हैं, पंखा चलता है। तो स्विच है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पंखा है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो निर्भर है वो डिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है वो इंडिपेंडेंट है। यहां तक बात समझ में आई? इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है? कारण और परिणाम के बीच अनेक चीजें होती हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, लेकिन वो महत्व रखती है। उनकी हम बातें नहीं करते, लेकिन वो महत्व रखती है। इसको कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। एक चौथा भी वेरिएबल है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल या कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल या एक्सट्रानियस वेरिएबल, ये क्या होता है? इसको कहते हैं नियंत्रित चर। जिन चरों को हम अपेक्षित परिणाम पाने के लिए नियंत्रित करते हैं उसे कहते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल। इसको एक उदाहरण से हम डिटेल में समझेंगे चरों को समझने के लिए। राज मल्होत्रा की एक कहानी है। ये है राज मल्होत्रा। अब इनको देखने से क्या प्रतीत हो रहा है? काफी खाते पीते घर के हैं, पार्किंग में इनकी अनेक सारी गाड़ियां हैं, गराज, हाथ में पॉपकॉर्न लिए हुए हैं, विलासी प्रवृत्ति के हैं, अमीर घर के हैं, एक हाथ में मोबाइल है, बनियान ही पहन करके गुब्बारा फुलाए घर से निकल पड़े हैं। तो ज्यादा अमीर लोग होते हैं, ज्यादा कपड़े, महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनते, बस महंगे मोबाइल रखते हैं और दूसरे हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं और बनियान पहन के घर से निकल लेते हैं, क्योंकि स्टेटस सिंबल इनके पास और भी बेहतर है दूसरों को दिखाने के लिए। एप्पल का मोबाइल है, कार है, महंगी गाड़ियां हैं। और कुछ लोग तो बोलने का स्टाइल भी बड़ा महंगा होता है, अंग्रेजों की तरह बात करते हैं, तो लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा आदमी है। ये फ्लावर नहीं, इनके छाती के बाल। तो इनकी जिंदगी मजे से चल रही थी, एक बार पार्किंग में जाकर के गिर के बेहोश हो गए और इनका पॉपकॉर्न पार्किंग में बिखर गया। तो उसे डॉक्टर के पास बोले, डॉक्टर साहब, हंसते खेलते जा रहा था गाड़ी की तरफ, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, चक्कर आया, गिरा धड़ाम से। डॉक्टर ने इनको चेक किया, चेक करने के पहले ही बोला कि ऐसा है, सांस थोड़ा धीरे धीरे लीजिएगा, कहीं मैं उड़ ना जाऊं। अब डॉक्टर भी मोटे होने लगे तब तो हो गया, डॉक्टर दुबले पतले ही होंगे।
तो राज मल्होत्रा जी ने वचन दिया कि मैं सांस धीरे धीरे लूंगा, चेकिंग करो। डॉक्टर ने चेक चुक किया, ब्लड टेस्ट कराया, कहा कि एक तो आपको डायबिटीज हो गया, शुगर, दूसरा आपकी बीपी हाई है। अब जिसको शुगर और बीपी दोनों हो जाए वो तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। बड़े कम दिनों के मेहमान हैं, ये तो जल्दी हॉस्पिटल आगे तो बच गए, नहीं तो फिर अगला फिर हार्ट आपका प्रभावित हो जाएगा और आपको यमराज के पास खुद जाना पड़ेगा। मल्होत्रा जी तो सुनकर के और परेशान हो गए, इनका शुगर और बढ़ गया, बीपी और बढ़ गई, शुगर तो इनका 436 चला गया। कहा कि ऐसा है, डराओ मत मिस्टर डॉक्टर, समाधान बताओ की करा। और तुम जानते ही हो कि खाते पीते रहे हैं, तो आप कहोगे कि जिम ज्वाइन कर लो, रनिंग करने लगो, जॉगिंग करो, एरोबिक्स करने लगो। वो सब तो मुझसे होगा नहीं। अब मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आता नहीं था। प्रॉब्लम तो कई दिनों से थी, तुम लोग हमको जिम खाना पीना छुड़वा दोगे। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा है मिस्टर मल्होत्रा, डोंट वरी, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ 2 घंटे वॉक करो, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। जैसे खा पी रहे हो खाते रहिए। 2 घंटे वॉक करते करते 1 महीने में कम से कम 10 किलो आपका वजन कम होगा। और इस तरह से अगर रेगुलर वॉक करते रहे तो 3 महीने में 30 kg आपका वजन कम हो जाएगा। और 30 kg कम होने से वजन, चूंकि सारी बीमारियों की माता है, तो डायबिटीज और बीपी ये दोनों की गोलियां छूट जाएंगी, यू विल बी हेल्थी। राज मल्होत्रा ने बोला अभी अभी। डॉक्टर ने बोला यस, नाउ इट्स अप टू यू। पैदल जितना चलोगे वजन उतना ही कम होगा। तो 2 किलोमीटर रोज चलने से हफ्ते में तो कम से कम 2 किलो वजन कम होगा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी तो तुम कह रहे थे 10 किलो होगा, कहे वो महीने में कहते, लेकिन हम जानते हैं अब डेली 2 किलो चल नहीं पाओगे 2 किलोमीटर, इसलिए 4 हफ्ते में 8 किलोमीटर तो एवरेज लगाया ही लगाया है कि 8 किलोमीटर वजन कम होगा। तो राज मल्होत्रा डेली चलने लगे और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि वो पहले की अपेक्षा कितने फिट एंड फाइन दिख रहे हैं। बहुत जल्दी इनका शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया, बीपी कंट्रोल में आ गई, 2-3 महीने के अंदर ही स्लिम ट्रिम हो गए, पेट इनका अंदर चला गया। तो यहाँ वेरिएबल है चलना और वजन, वॉक एंड वेट। कोई बात नहीं, बिहारी तो उनमें कोई बुराई थोड़ी ना है, एक बिहारी सब पर भारी। तो चलना और वजन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वजन, क्योंकि वजन पर प्रभाव पड़ रहा है चलने का। वजन के साथ डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, चलने के साथ ही सब कुछ कर सकते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा होता है परिणाम, रिजल्ट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर? चलना। स्वतंत्र चर है चलना और निर्भर चर है वजन। कारण है स्वतंत्र चर और परिणाम है निर्भर चर। लेकिन मामला सिर्फ चलने और वजन कम होने तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि चलते रहे और वजन कम हो गया। रेगुलर वॉक और रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये स्फूर्तिवान हो गए, इनका मेटाबॉलिज्म सही हो गया। थोड़ी थोड़ी थकान शुरुआत में फटीक रहने लगा। शुरू शुरू में एक्सरसाइज करते हो, जो लोग जिम कभी गए होंगे उनको अनुभव होगा, शुरू शुरू में जब जिम जाते हो तो सबसे पहले मोटा वाला डंबल बार पर उठा लेते हो और 2-3 दिन तक तो शरीर बिल्कुल दर्द करने लगता है। एक दिन तो खूब जम के करोगे, हाहाकार मचा दोगे, पसीना पसीना हो जाएगा, जमीन भीग जाएगी। तो उसके बाद 3 दिन तक हाथ में इतना दर्द होता है, पैरों में इतना दर्द होता है, इसको कहते हैं फटीग। खूब पसीना निकलता है, पसीना इज इक्वल टू फैट। खूब गहरी नींद आती है, बड़ा उत्साह बढ़ गया। ये सब हस्तक्षेपी चर है। हस्तक्षेपी चर यानी हम इन पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये भी साथ में घटित हो रहे हैं। यह भी साथ में घटित हो रहे हैं। इनका इरादा नहीं था, इनकी योजना नहीं थी। और ये 2 किलोमीटर रोज चलना है, पूरे दिन सिर्फ 2 किलोमीटर ही चलना है। तो ये जो 2 किलोमीटर टहलना है पूरे दिन, ये कंट्रोल्ड वेरिएबल। जब हम किसी वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं तो वो कंट्रोल्ड वेरिएबल। 2 किलोमीटर चलते हैं, वो चलने वाली घड़ी ले ली है, उसमें बताता है। मेरी भी एक घड़ी है, बताता है 8,000 किलोमीटर का, 8,000 स्टेप्स कंप्लीटेड। समझ गया? तो ये उदाहरण मैं दे रहा हूं ताकि आपको रिसर्च समझ में आ जाए।
जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं किसी विषय वस्तु पर, देखो वॉशिंग मशीन चल रही है, मैं बंद करता हूँ। दस हजार तो मेरा भी हो जाता है, लेकिन 8,000 रुपये ओपन बनाता है। तो ये समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल समझाना। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं वेरिएबल पे, ये प्रश्न आया है, प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के परिणाम को क्या कहते हैं। हाँ, निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिविटी पॉजिटिविटी का मतलब नहीं है। मतलब है कि एक वेरिएबल पे हम काम कर रहे हैं, दूसरे वेरिएबल्स द्वारा परिणाम होता है, और कुछ ऐसे भी वेरिएबल वहां पे होते हैं जिस पर हम ना काम करते हैं, जिसका नाम फिक्र करते हैं, लेकिन वो वहां पे होता है, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब इसको बताइए, प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के परिणाम को क्या कहते हैं। स्वतंत्र चर, निर्भर चर, हस्तक्षेपी चर, नियंत्रित चर। निर्भर चर, बाकी लोग जो दूसरा लगा रहे हैं उनको समझ में नहीं आया क्या। एक शिक्षक अपने छात्रों के ऊपर शोध करके यह पता लगाता है कि उनकी शैक्षणिक स्थिति पर उनकी सामाजिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें स्वतंत्र चर क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षक, प्रेरणा और शिक्षण। आपस में कमेंटबाजी बंद करो। सामाजिक पृष्ठभूमि, इसमें प्रभाव किसका पड़ रहा है। सोशल स्टेटस का, किस पर। एजुकेशनल स्टेटस पर। तो सोशल स्टेटस का प्रभाव पड़ रहा है, एजुकेशनल स्टेटस। तो जिसका प्रभाव पड़ता है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर। और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो डिपेंडेंट। अब हम बात करेंगे हाइपोथेसिस की। वेरिएबल पूरी तरह समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, और डेटा एनालिसिस क्या होता है, वगैरह वगैरह। और नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या रिलेशन होता है, और यूजीसी नेट एग्जाम में कुछ प्रश्न इसके आधार पर जो आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जानने के लिए ये एक चित्र छोटा सा दिया गया है। इस चित्र में आपको देख करके क्या समझ में आ रहा है। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। फॉरेस्ट में दो लोग घूम रहे हैं, और एक के हाथ में बैग भी है, कि पीठ पे टूल बैग है, और मोबाइल पे कुछ देखते हुए चल रहा है, और मैडम कुछ विचार करते हुए आगे बढ़ रही है। और ये देख के लगता है ये जंगल है, जंगल में कोई खोजबीन कर रहा है। तो इसके पीछे की स्टोरी है
ये जेम्स और हेलन है, और ये अफ्रीका के घने जंगल है, साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका के घने जंगलों में इनको ये पता लगाने के लिए भेजा गया है कि वहां वैज्ञानिकों को एक नई प्रवृत्ति मिली है कि जो साइड के वृक्ष हैं वो छोटे हैं, और जो जंगल के बीचों बीच के वृक्ष हैं वो अचानक से लंबे हैं। मतलब जितने ही जंगल के बीच में जाते हैं, हर जंगल की ही प्रवृत्ति देखी जा रही है वहां पे, जंगलों के बीच में जितना ही मूव करते हैं उतना ही वृक्ष और लंबे होते चले जाते हैं, और जितना ही साइड में आ रहे हैं उतना ही साइड में वृक्ष कंपैरेटिवली छोटे होते चले जा रहे हैं। तो इन वैज्ञानिकों को यह भेजा गया है कि ये पता लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने एक तो सोचा अपने घर ही बैठ करके कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सूरज, वृक्षों को जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण विधि से वो भोजन बनाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से। तो साइड वाले जो वृक्ष हैं वहां तक सूरज की रोशनी बड़े आराम से पहुंच जाती है, साइड से भी पड़ती है, ऊपर से भी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे घने जंगलों के अंदर जाते हैं वैसे ही ये दूसरे वृक्षों की छाया इन वृक्षों पे पड़ने लगती है, और इन वृक्षों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती, तो इस तरह से वो अपना भोजन नहीं बना सकते। तो सूरज की रोशनी के प्रभाव में रहने के लिए ये वृक्ष अपना कद ऊंचा कर लेते हैं ताकि सूरज की रोशनी यहां तक पहुंचती रहे। ये इन्होंने एक परिकल्पना का निर्माण किया, सोचा, और इसको टेस्ट करने के लिए जंगल में गए। तो इन्होंने जो जंगल को देखा कि अफ्रीका के जंगलों के बीच वाले वृक्ष ज्यादा लंबे हैं, इसको इन्होंने कहा ऑब्जर्वेशन। और एक परिकल्पना का निर्माण किया कि बीच वाले वृक्ष इसलिए लंबे हैं क्योंकि इनको सूरज की रोशनी चाहिए ताकि वो जिंदा रह सकें। इसको बोलेंगे हाइपोथेसिस। यानी सारा मामला सूरज और वृक्षों के बीच इंटरनल रिलेशन का है। अब रिलेशन ये या तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ कारण यही है कि इनको सूरज की रोशनी चाहिए, या तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यानी या तो रिलेशन है कि नहीं इनकी लंबाई और सूरज के बीच, या तो यस होगा। यस होगा तो इनका हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, नहीं, अगर ये होगा कि सूरज की रोशनी और वृक्षों की लंबाई के बीच कोई रिलेशन है तो इनका हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा। या ये हो जाएगा कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो या तो यस होगा या तो नो होगा। यही तो कंडीशन हो सकती है, कोई तीसरा कंडीशन भी हो सकता है। जैसे आपका जेआरएफ या तो होगा या तो नहीं होगा, दो ही कंडीशन हो सकते हैं, तीसरा कंडीशन तो नहीं हो सकता है। कुछ चीजें होती हैं जिंदगी में जैसे दो कंडीशन होते हैं, टू बी और नॉट टू बी, होगा या नहीं, जीते कि हारे, यस और नो। तो जो हाइपोथेसिस इनके हाइपोथेसिस को सिद्ध करता है ये यस है, और इसको हम H1 से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और अगर इनका हाइपोथेसिस बताता है कि कोई रिलेशन नहीं है, इसको हम HO से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। मैं कॉलेज जाता हूं, अचानक से कोई स्टूडेंट है क्लास में नहीं आएगा, हाँ कोई संबंध नहीं है तो कोई नल है। तो क्लास में स्टूडेंट नहीं आया, इसका मतलब है कि वो कॉलेज में नहीं आया। या कभी कभी ऐसा होता है कॉलेज में आया हो और क्लास में नहीं आया, ये दो संभावनाएं हैं। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस मेरे दिमाग में क्या आएगा कि कॉलेज में आया है लेकिन क्लास में नहीं आया। नल हाइपोथेसिस होगा कि नहीं, कॉलेज में ही नहीं आया,
तो इस ये दोनों समझ में आ गया होगा, अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस। कोई ऐसा भी जिसको समझ में नहीं आया? अगर आपकी परिकल्पना सही साबित होती है तो वो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर आपकी परिकल्पना गलत साबित होती है तो वो है नल हाइपोथेसिस। नल एंड वॉइड शब्द सुना होगा ना, नल एंड वॉइड यानी खत्म। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं? H1। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा हो और वहां पे एक साइन आ जाए लिखा हुआ H1, इसका तुरंत ये मतलब समझ जाना है कि हाइपोथेसिस प्रूव हो गया। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा हो और वहां पे एक साइन आए H0, तो इसका मतलब क्या है? यानी हाइपोथेसिस डिसअप्रूव हो गया, परिकल्पना डिसअप्रूव हो गई, इसका ही मतलब हुआ, फेल हो गई। मैंने इन्होंने सोचा था कि पेड़ इसलिए बड़े हो रहे हैं कि सूरज की रोशनी के जद में जा सके, ये सोच इनकी गलत सिद्ध हुई, ऐसी कोई बात है ही नहीं। समझो? तो ये जो नल हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग केवल नल हाइपोथेसिस का ही किया जाता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को छेड़ा नहीं जाता। कैसे किया जाता है? या नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट, इसका मतलब क्या है? नल हाइपोथेसिस को अगर हम करेक्ट कर दें, इसका मतलब क्या है? हाइपोथेसिस इज नॉट प्रूव्ड। H0 करेक्ट है तो H1 क्या होगा? इनकरेक्ट। यहां तक बात समझ में आई? एक और कंडीशन है, नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट, इसका मतलब क्या होगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड, यानी H1 इज प्रूव्ड। समझ गए? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस का नहीं करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम हमेशा नल हाइपोथेसिस का करते हैं। H0 यानी परिकल्पना सही सिद्ध नहीं हुई। H0 अगर यस है तो परिकल्पना सही सिद्ध नहीं हुई, H0 अगर नो है तो परिकल्पना सही सिद्ध हुई। क्योंकि नल इजी है, नल में दो ही चीज हो सकती है, या तो है या तो नहीं है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में तो कई चीजें हो सकती हैं, थोड़ा है, पूरा नहीं है, 50% है, रिलेशन सूर्य के प्रकाश और पेड़ में 50% है, 60% है, कई उसमें वेरिएशन है। नल हाइपोथेसिस में है या तो नहीं है, बात खत्म। इधर या तो इस पार या तो उस पार। अब इन्होंने क्या हाइपोथेसिस लिखा था कि सूरज की किरणों और पौधे में रिलेशन है। ये जो इनकी सोच थी कि सूरज के पौधे और किरणों में रिलेशन है, इसको कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं? अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी H1। लेकिन अगर ये बात गलत साबित हुई कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सन रेज एंड ट्रीज, तो इसको क्या बोलेंगे? नल हाइपोथेसिस, यानी H0। और हम सिद्ध किसको करेंगे हमेशा? सिद्ध हम हमेशा करेंगे नल हाइपोथेसिस को। वो किस लिए? क्योंकि स्पष्ट उत्तर नल हाइपोथेसिस के द्वारा ही मिलता है, या तो है या तो नहीं। यानी मैं कहूं कि नल हाइपोथेसिस इस केस में, ये जो हाइपोथेसिस थी इस केस में सही सिद्ध हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? नल हाइपोथेसिस करेक्ट सिद्ध हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी मतलब हुआ। इसको रिसर्च की भाषा में कहेंगे कि H1 इज इनवैलिड। रिसर्च की लैंग्वेज में कहेंगे। रिसर्च की लैंग्वेज में अगर मैं कहूं H0 इज वैलिड, तो H1 इज इनवैलिड। अगर मैं कहूं HO इज इनवैलिड, इसका मतलब क्या हुआ? H1 इज वैलिड। समझ गए? दूसरे का मतलब हम खुद ब खुद निकालेंगे, लेकिन वैलिड इनवैलिड हमेशा नल को करेंगे।
क्योंकि नल हाइपोथेसिस कांस्टेंट होता है, या तो होता है प्लस या तो होता नहीं होता माइनस। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। जब भी हम रिसर्च करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो दो प्रकार की गलतियां होती हैं। पहले प्रकार की गलतियों कहते हैं टाइप 1, दूसरे प्रकार की गलतियों कहते हैं टाइप 2। पहले टाइप 1 को हम समझेंगे। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 को माना जाता है कि ये ब्लंडर, ब्लंडर यानी बिग मिस्टेक। ये ब्लंडर क्या होता है? इस केस में ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इस केस में हमने पाया, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका जवाब देना। इस केस में हमने पाया कि नल हाइपोथेसिस सही है, लेकिन हमने रिपोर्ट बनाई कि नल हाइपोथेसिस गलत थी। मेरी बात समझे? हमने क्या इस केस में पाया, इस रिसर्च में, कि HO इज करेक्ट, लेकिन हमने अपने थीसिस में क्या लिख दिया चोरी से, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, कौन देख रहा है कि H0 इज रॉन्ग। इसका मतलब हमने पाया कि वृक्ष और सूरज, सूरज यानी सूरज की किरणें, वृक्ष और सूरज की किरणों में कोई संबंध नहीं है, हमने ये पाया। लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि नहीं, संबंध है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये होता है टाइप 1 मिस्टेक। इस प्रकार की गलती अगर होती है कि हम जो सिद्ध करना चाहते हैं, हमारा हाइपोथेसिस प्रूव नहीं होता है, लेकिन घुमा फिरा के हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर देते हैं, अपने स्वार्थ में, डिग्री लेने में, या कुछ भी करने में। क्योंकि जो रिसर्च कर रहा है उसी को पता है कि क्या सही क्या गलत। जानते हुए भी हम कह देते हैं कि हमारा रिसर्च सही है। अब तो कोई आपके रिसर्च को फिर से रिपीट करेगा, तब तो पता लगाएगा। फिर अफ्रीका जाओ, रिसर्च करो। अब इतना पेन कौन लेता है? तो दिस इज टाइप 1 ब्लंडर, टाइप 1 मिस्टेक, कि हम पा रहे हैं कि हमारा हाइपोथेसिस बिल्कुल गलत है, लेकिन कह दे रहे नहीं सही है। यानी हम पा रहे हैं कि H0 इज करेक्ट, यानी हाइपोथेसिस इज गलत, लेकिन हम कह दे रहे हैं कि HO इज रॉन्ग, यानी हाइपोथेसिस इज करेक्ट। हाँ, हाइपोथेसिस चेंज कर। समझ गए? ये होता है टाइप 1 मिस्टेक। इसमें नल हाइपोथेसिस को नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरा होता है टाइप 2। ये छोटी गलती है, इसको बोलेंगे मिस्टेक। इसमें क्या है? इसी का उल्टा, यानी हमने पाया कि नल हाइपोथेसिस गलत है, यानी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है सूरज के किरणों में और वृक्ष में, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको सही। मेरी बात समझे? सॉरी, नल हाइपोथेसिस गलत है, यानी रिलेशन है इन दोनों में, सूरज की किरणों में और वृक्ष में रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ ना, HO इज रॉन्ग मीन्स इन दोनों में रिलेशन है, लेकिन हमने किसी स्वार्थवश या किसी कारणवश प्रूव कर दिया नहीं, HO इज राइट, यानी रिलेशन नहीं है। ऐसा किस केस में होता है? फर्स्ट का प्रोजेक्ट। हाँ, नहीं, अपनी रिसर्च नहीं फेल कर दी, वो प्रूव ही करना चाहते थे कोई रिलेशन नहीं। जैसे कोई दवा की कंपनी है, बच्चों का टीका उसने बनाया, हम पेपर में पढ़ते ही रहते हैं, और उस बच्चे को टीका देने के कारण किसी डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए, हाहाकार मच गया। सरकार के पास कंप्लेन पहुंची, सरकार ने एक कमेटी बिठाई, उसकी जांच की गई। दवा की कंपनी ने पाया कि हाँ, टीका जो एक्सपायर्ड था, और पैसे के लालच में इन्होंने क्या किया कि एक्सपायर्ड टीके की एक डोज डेट बदल करके दे दी। जांच कमेटी ने पाया। उद्योगपति को पता चला, इस तरह से तो हमारी दवा की सारी रेपुटेशन ही बर्बाद हो जाएगी, कोई खरीदेगा ही नहीं।
उसने अच्छा खासा घूस खिला दिया जांच कमेटी को, करोड़ों रुपए दे दिए, क्योंकि उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, करोड़ों रुपए घूस दे दिए। तो उसने रिपोर्ट दे दी, HO इज नॉट करेक्ट, यानी दोनों के बीच, दवा की खराबी और बच्चों की बीमारी के बीच कोई रिलेशन नहीं। हाँ जी, पूछो, क्या पूछना है आदित्य? तो ये होता है टाइप 2 एरर, समझ गए? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो प्रकार के एरर होते हैं। टाइप 1 एरर की बात आएगी तो आपको सीधे जानना है HO इज वैलिड। टाइप 2 एरर की बात आएगी तो सीधे जानना है HO इज नॉट वैलिड। नारायणी वो टेक्निकल इशू है, उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते, वो आपको अकेडमी से बात करनी पड़ेगी, टेक्निकल टीम से। अब नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या रिलेशन होता है? इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? पहला रिलेशन ये होता है कि इधर H1 सही होगा और HO सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों विपरीत हैं। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों समान नहीं हो सकते, और अगर दोनों वेरिएबल में कोई संबंध नहीं है तो वह नल होगा। समझ गए? जैसे कोई संबंध ही नहीं है, सूरज के उदाहरण के लिए संबंध तो होता है, लेकिन एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मान लो हमें पता चले कि सूरज के प्रकाश और वृक्ष में कभी कोई संबंध था ही नहीं, ना कभी होगा, साइंटिफिकली ये संबंध होता ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस हो गया। हालांकि संबंध होता है, मैं भी जानता हूं। हाँ जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा जो क्वेश्चन है सर, जो भी आपने थोड़ी देर पहले सर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सर जो आपने टाइप 1 समझाया था ब्लंडर का, सर मेरा प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है सर। हाँ, बताइए। सर जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी के सर कोई प्रसिद्ध प्रोफेसर होते हैं, जैसे सर MIT के सर अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिस्ट है सर, बहुत बड़े, और सर नोबेल प्राइज का विजेता अर्थशास्त्र के अंदर। सर यदि ऐसे व्यक्ति के अंडर में सर कोई स्कॉलर सर PhD कर रहा है सर किसी भी सर रिसर्च पे, तो सर जैसा कि अभी आपने बताया था कि सर इस ब्लंडर के अंदर ये होता है सर कि कभी कभी सर रिसर्च जो सर करते हैं सर विद्यार्थी, वो सर थोड़ी चालाकी दिखाते हैं, और सर जो HO है यानी कि सर जो नल हाइपोथेसिस है, जो कि सर होनी चाहिए नॉट करेक्ट, यानी कि सर वो दर्शाएगी कि आपका H1 करेक्ट है, तो वो सर HO को भी सर कभी कभी करेक्ट दर्शा देते हैं सर। सर मेरा प्रश्न ये है सर, ऐसे सर प्रोफेसर के अंडर में सर जो अब जिसकी सर विषय में बहुत बड़ी पकड़ है सर, उसके अंडर में सर यदि कोई स्कॉलर सर PhD कर रहा है सर, या सर रिसर्च कर रहा है, और सर वो व्यक्ति अगर सर रिसर्च से वाकिफ है उसके टॉपिक से, या सर उसकी अच्छी पकड़ है सर, तो सर कभी कभी सर कुछ कुछ केसेस में सर वो जो प्रोफेसर है सर, क्या किसी विद्यार्थी की सर चालाकी को पहले पकड़ नहीं सकता है क्या कि आपने जो रिसर्च की है या ये यहीं पे आपकी गलत हो जाती है? सर इस बारे में बताएं प्लीज। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्च के साथ रिसर्च इथिक्स भी जुड़ा हुआ है। रिसर्च एथिक्स, एक अच्छा रिसर्चर निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान होगा, उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज होंगे, और यहां पर कहीं ना कहीं मामला बहुत ही पर्सनल है। तो आपको जो कोर्स वर्क कराया जाता है उसमें रिसर्च एथिक्स भी कराया जाता है, और रिसर्च एथिक्स का पहला और आखिरी सूत्र ये है कि जो सभी लोगों के लिए गुड है वही आपके लिए भी गुड है। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं है वो आपके लिए भी आज नहीं तो कल दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। ये पहला उसूल है। तो सबसे बड़ी बात की रिसर्च गाइड जो होता है वो न सिर्फ रिसर्च का गाइड होता है बल्कि आपके जीवन का भी गाइड होता है, और अपने रिसर्च स्कॉलर्स को बताता है कि हमें रिसर्च एथिक्स का पालन कैसे करना है। अब जैसे आपने बताया मिस्टर बनर्जी को ये नोबेल प्राइज लिवरेट, तो
डेफिनेटली ये बहुत ही हाई मोरालिटी के लोग होंगे, तभी इनको ये इस लायक इन्होंने काम किया कि इनको नोबेल प्राइज मिला, अदरवाइज इनको नोबेल प्राइज नहीं मिलता। और इनके अंडर में एक छात्र कोई है तो वो भी इस लायक होगा, या उसको इस लायक ये बनाएंगे, क्योंकि एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन के खोजों का परिणाम हुआ है एटम बम, और एटम बम से लाखों लोग मारे गए नागासाकी हिरोशिमा में। अल्बर्ट आइंस्टीन का इसमें कोई हाथ नहीं था। अब जैसे फैराडे ने बिजली बनाई, तो फैराडे ने इसलिए बिजली थोड़ी बनाई है कि लाखों लोग बिजली के झटके खा के मर जाए, लेकिन लाखों लोग बिजली से मर जाते हैं हर साल माइकल फैराडे की बिजली से। इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक ऊर्जा का माध्यम दिया, परमाणु ऊर्जा का, और उसका राजनीतिज्ञों ने बम बना करके नागासाकी हिरोशिमा में करोड़ों को मारा। अल्बर्ट आइंस्टीन जीवन भर अपने खोज के लिए शर्मिंदा थे, जीवन पर्यंत उनको इस बात का अफसोस था कि मैंने ये क्यों खोजा। कहीं ना कहीं अंततः में वो मानते थे कि ये जो 1 लाख 2 लाख लोग मारे गए, इनके मौत का कारण है। अगर मैंने इनको नहीं खोज के दिया होता फार्मूला, तो ये बच जाते। ये एथिक्स, हर एक इंसान अल्टीमेटली जिम्मेदार है अपने कामों पर। अगर आप गलत सलत रिसर्च देते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। जिसने नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिराया था, उसने अपनी डायरी में लिखा है कि बम गिरा के तुम्हें चला है, क्योंकि हमको एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर को हमें फॉलो करना था। दैट वाज ओनली ऑर्डर, हमने नीचे देखा भी नहीं, बस हवाई जहाज से ऊपर से बम गिराया, और ट्रूमैन था प्रेसिडेंट अमेरिका का, उसने ऑर्डर दिया था, नीचे आग वाग दिखाई थी, हम हवाई जहाज उड़ा के भागे। दूसरे दिन टीवी हमने खोला तो टीवी में जो न्यूज था कि 10 इतने लाख लोग मारे, तब मुझे पता चला कि मैं क्या करके आया। धीरे 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 वो पागल हो गया, उसको अजीब अजीब बीमारियां होने लगी, और अंतिम में पागल खाने गया, वहीं मारा। जो भी थोड़ा सा संवेदनशील है उसको ये पता चल जाना चाहिए, और बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आप वही काटते हो जो आप बोते हो, क्योंकि जगत एक प्रतिध्वनि है। लाइफ इज एन इको पॉइंट। जो आप फेंक रहे हो वो 1000 गुना होकर के आपके ऊपर बरस जाएगा। निश्चित इस नियम में कभी कोई कमी है ही नहीं। अगर आप दुख के बीज बो रहे हो तो जीवन आपका दुखों से भर जाएगा, दुखों के फूल खिलेंगे। अगर आप सुख के बीज बो रहे हो तो जीवन आपका सुखों से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से हम सब जुड़े हुए हैं, अंदर से हम अलग नहीं है। आत्मा के तल पे हम अपने साथ ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात कर रहा हूं। अद्वैत, अंदर से एट द लेवल ऑफ सोल वी आर वन। हम किसी की हिंसा कर रहे हैं तो अपने साथ ही कर रहे हैं, हम किसी को प्रेम कर रहे हैं अपने साथ ही कर रहे हैं, हम किसी को गाली दे रहे हैं अपने को ही दे रहे हैं, हम किसी के साथ धोखा दे रहे हैं अपने को ही दे रहे हैं। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो बकरी बकरा हो, चाहे वो मछली हो, चाहे मुर्गी हो, किसी गर्दन काट रहे हैं अपना ही काट रहे हैं। इसीलिए वो चीज अपने ऊपर लौट आती है। ये कैसे पता चलेगा? जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तब पता चलता है कि तो मैं ही, ये तो मेरा ही विस्तार है। एक को हम बहुत श्याम, मैं तो एक हूं, मैं ही बहुत बहुत रूपों में बट गया हूं। वो आत्मज्ञान पे पता चलता है। लेकिन ये तो बिना आत्मज्ञान के भी पता चलता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से कोई। तो ये जो रिसर्च एथिक्स है, रिसर्च नैतिकता है, वो दूसरों के लिए कम है, अपने लिए ज्यादा है। किसी भी प्रकार की शराफत, किसी भी प्रकार की ईमानदारी, किसी भी प्रकार की अच्छाई दूसरों के लिए तो है ही है, उसकी कई गुना ज्यादा अपने लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, करके भूल गए होगे। मेरी वाइफ ने क्या है, ऊपर एक ताखा है, उस पर ताला रख लिया और नीचे न्यूज़पेपर बिछा दिया। बहुत पहले रात में टटुलते टटुलते गई, न्यूज़पेपर खींचा, ताला उसके पैर पे आके गिरा और पैर में चोट लग गई। ताला पैर पे गिरे तो इतना बड़ा ताला लोहे का, तो दर्द होता है। उसने ही रखा था, वही भूल गई थी। अब इसमें जन्मों जन्मों का भी कॉन्सेप्ट है ना, हो सकता है पिछले जन्म में, हो सकता है उसके पीछे कभी किया जरूर है। हम अपनी ही प्रतिध्वनि को जी रहे हैं, इसीलिए भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो रिसर्च एथिक्स ऐसा नहीं करते। जो इतने बड़े स्तर पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका उद्देश्य वहां पे नौकरी पाना नहीं है, उनका उद्देश्य मानवता की सेवा है। जितना आप ऊपर जाओगे ना, उतना आप इन क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठ जाते हो। पैसे कमाना है, नंबर 1 होकर दिखाना है, नौकर चाकर होंगे, घोड़ा गाड़ी होगी, घर होगा, प्लॉट होगा, ऑफिस होगा, एयर कंडीशन होगा, इन क्षुद्रताओं से ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि ये चीज तो आप कभी भी पा सकते
तो अभी मैं देखता हूँ कि ये जो बिल गेट्स हैं या जो भी इस तरह के लोग हैं, अजीम प्रेम जी हैं, इनके बारे में देखता हूँ कि इन्होंने अपनी आधी संपत्ति दान कर दी, 80% दान कर दिया। जेन बोशफ बेस्ट जोसेफ क्या नाम है, उसने भी दान कर दिया। समझ गया जी। तो रिलेशन बिटवीन नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस समझ में आ गया। अब कुछ प्रश्नों को लेते हैं। कैसे प्रश्न पूछता है, एक शोधार्थी अपने शोध में HO को अस्वीकार नहीं करता, तो वो शोध परिकल्पना के साथ क्या करता है? इस प्रश्न को ध्यान से समझना है। एक रिसर्चर अपने रिसर्च में HO को रिजेक्ट नहीं करता, यानी क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो अपने रिसर्च हाइपोथेसिस के साथ वो क्या करता है? मैंने इतना समझाया। HO को अस्वीकार कर रहा है। HO को अस्वीकार करने का मतलब क्या है? नल परिकल्पना को अस्वीकार करने का मतलब क्या है? अल्टरनेट परिकल्पना को स्वीकार कर रहा है। लेकिन HO को अस्वीकार नहीं कर रहा है, यानी नल परिकल्पना को स्वीकार कर रहा है। HO को स्वीकार नहीं कर रहा है, यानी नल परिकल्पना को स्वीकार कर रहा है। HO को अस्वीकार नहीं कर रहा है, नल परिकल्पना को स्वीकार कर रहा है। तो H1 के साथ क्या कर रहा है? अस्वीकार कर रहा है ना। ठीक उल्टा करेगा। समझ गए? यहाँ थोड़ा ट्रिक लगा दिया, अस्वीकार नहीं। एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में स्त्री पुरुष दोनों समान होते हैं। ये कथन किसे इंगित करता है? एक रीजनिंग के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि मैन और वुमेन ये दोनों समान है। तो ये किसे इंगित करता है? अनुसंधान हाइपोथेसिस, परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, दिशात्मक परिकल्पना, सांख्यिकीय परिकल्पना।
ये सांख्यिकीय परिकल्पना वगैरह जैसी चीज नहीं होती। हाइपोथेसिस दो है, या तो नल हाइपोथेसिस या तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये दोनों समान हो ही नहीं सकते, दो वेरिएबल समान नहीं हो सकते। अगर ये समान है, इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई हाइपोथेसिस, वहां पे नल ऑलरेडी प्रूव्ड है। मैंने पीछे बताया था ना, यहाँ पे दोनों समान नहीं हो सकते। अगर समान है तो नल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हाइपोथेसिस बनेगा ही नहीं। परिकल्पना परीक्षण यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के संदर्भ में क्या सत्य है? केवल अल्टरनेट हाइपोथेसिस का टेस्ट किया जाता है। केवल नल हाइपोथेसिस का टेस्ट किया जाता है। दोनों का या किसी का भी? क्या सत्य है? ये मैंने बताया था कि दो चीजें हो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो H1 और नल हाइपोथेसिस हो HO, तो टेस्ट किसका किया जाता है? टेस्ट हमेशा HO का किया जाता है। HO या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा। तो वही तो पूछ रहा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के संदर्भ में क्या सही है? केवल अल्टरनेट हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, केवल नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, दोनों को किया जाता है, किसी को भी नहीं। ये जब गलत है तो उसको एक्सप्लेन क्या करना है? ये कह रहा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, ये गलत बात। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जाता। तो हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, समझ में आ गया? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टाइप 1 और टाइप 2 हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस से संबंधित एनटीए नेट में पूछे गए 4-5 प्रश्नों को हमने सॉल्व भी किया। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल के टाइप्स, 4 टाइप के वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का यूज और वेरिएबल के संबंध में पूछे गए प्रश्न। क्लियर है? तो ये है रिसर्च एप्टीट्यूड का हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स। अब आपको कोई डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 7 मिनट हैं, तो यू कैन आस्क। वेरिएबल मोस्टली नाउन ही होता है, वर्ब भी हो सकता है, जैसे टहलना। टहलना एक वेरिएबल था ना, वॉक। तो वॉकिंग नाउन थोड़ी ना, वर्ब है वो। टाइप 1 और टाइप 2 क्या? नियंत्रित चर। टाइप 1 हाइपोथेसिस क्या होता है? नहीं, टाइप 1 हाइपोथेसिस नहीं, टाइप 1 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नहीं नहीं, टाइप 1 हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होता है, एरर, सॉरी।
इसके लिए ये पक्का पता होना चाहिए कि H1 एंड HO ये दोनों क्या है, वो भी करवाएंगे, निरंकार सब करवाएंगे। HO वो हाइपोथेसिस है जो आपने बनाया है H1, और HO होता है कि वो हाइपोथेसिस गलत है। तो जहां पर हम HO पाते हैं कि गलत है, यानी HO इज रॉन्ग, लेकिन ये पाते हैं कि HO रॉन्ग है, लेकिन सिद्ध कर देते हैं कि HO इज करेक्ट। यह टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर, इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक अपोजिट। जहां पाते हैं कि HO रॉन्ग है, नहीं HO सही है, लेकिन सिद्ध कर देते हैं कि HO गलत है। ये होता है टाइप 2। कैसे सिद्ध कर देते हैं, हमने आपको विस्तार से बताया। और क्या पूछे थे? नियंत्रित चर। जब कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है, उन्हें कहते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिजेरियन ऑपरेशन के बारे में आपने सुना होगा, और कुछ लोगों को सिजेरियन ऑपरेशन हुआ भी होगा। सिजेरियन ऑपरेशन जब होता है तो एक डॉक्टर क्या करता है, फटाफट बीपी चेक करता है, और इधर ऑपरेशन हो रहा है वो बीपी बताता रहता है डॉक्टर को, जैसा कि मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कैसा होता है। और डॉक्टर के लिए ये कंपलसरी है कि वो बीपी को कंट्रोल में रखे। बीपी अगर डाउन होने लगा या बढ़ने लगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा, ये पेशेंट के लिए फेटल हो जाएगा। तो जो बीपी है यहाँ पे कंट्रोल्ड वेरिएबल है, समझ गए? इसी तरह से कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक वेरिएबल ऐसा उसमें होता है जिसको हमको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि वो वेरिएबल अगर गड़बड़ाया तो सारा रिसर्च गड़बड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। हस्तक्षेपी चर क्या होता है? इंटरवीनिंग वेरिएबल। हम एक वेरिएबल पर काम कर रहे हैं, वेरिएबल नंबर ए पे काम कर रहे हैं, और वेरिएबल नंबर एस हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो ए पे काम कर रहे हैं और ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ए पे काम कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी रिजल्ट हैं जिनका कोई यूज ही नहीं, वो भी आए जा रहे हैं। एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, पी आ रहा है, एल आ रहा है, ओ आ रहा है, एम आ रहा है। जैसे घरों में, गाँव में क्या होता है ना, चूल्हे होते हैं ना बड़े बड़े से, चूल्हे पे खाना बनाते हैं गाँव के लोग, चूल्हे पे खाना भी बनाते हैं और हफ्ते में, महीने में तोड़ के नया चूल्हा भी बनाते हैं, चूल्हे में लकड़ी लगाते हैं। एक वेरिएबल है लकड़ी, लकड़ी से आग जलती है, और दूसरा वेरिएबल है खाना जो कि पक रहा है चूल्हे पर। तो इनको मतलब क्या है, आग की आंच से मतलब है और खाने के पकने से मतलब है, तीसरे की चीज से मतलब नहीं है। लेकिन क्या यही तो चीज घटित हो रहा है? नहीं, वहां धुआं भी घटित हो रहा है, बीच बीच में राख भी निकल रही है। चूल्हा वेरिएबल है, चूल्हा है प्रयोगशाला, राख उड़ भी रही है, गर्मी भी हो रही है, हाँ, आंखों में जलन भी हो रही है, कभी कभी वो धुआं फेफड़ों में चला जा रहा है तो खांसी भी आने लग रही है। गांव में मैंने देखा कि जिस रसोई में खाना बनाते हैं वो रसोई काली पड़ जाती है, उसकी दीवारें, सालों खाना बनते बनते ना, छत से कभी कभी छत से चारकोल टपकने लगता है, धुआं जम के टपकता है चारकोल के रूप में। तो यहाँ पे गृहिणी का कंसर्न है केवल आग और खाना, लेकिन ये बाकी चीजें जो पैदा हो रही हैं, अनवांटेड चीजें, ये हस्तक्षेपी चर, इंटरवीनिंग वेरिएबल। ऐसे हर प्रयोग में हस्तक्षेपी चर पैदा होते हैं, और कभी कभी उनको कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो कंट्रोल्ड वेरिएबल भी हो जाते हैं और इंटरवीनिंग वेरिएबल तो थे। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं, मिलते हैं इतिहास की क्लास में रात 9 बजे। तब तक के लिए बाय।